नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। आप देख रहे हैं फेडरल रिजर्व की अहम बैठक पर हमारी खास पेशकश। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर के बाद शायद पहली बार फेडरल रिजर्व की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बैठक की क्या अहमियत है। माना जा रहा है कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए बड़ी तादाद में बॉन्ड खरीदने के अपने कार्यक्रम यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग को वापस लेने से जुड़े अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। फेड चेयरमैन बेन बर्नांके ये फैसला करेंगे कि वो किस रफ्तार से और किस तरीके से इस क्वांटिटेटिव ईजिंग को वापस लेते हैं और इसका कितना असर हमारी इकोनॉमी पर, हमारे बाजारों पर पड़ेगा। ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंगापुर से realeconomics.com के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट पीके बासु और एडवेंट एडवाइजर्स के एमडी केआर भरत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिस्टर बासु, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फेडरल रिजर्व की मीटिंग में जो 18 तारीख को खत्म होगी और शायद भारत के लिए 19 तारीख को सुबह को पता चलेगा कि क्या आउटकम निकल कर आता है। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? ये देखिए, पिछले 2 महीने से जो डेटा आ रहे हैं यूएस इकोनॉमी के, उससे साफ साफ पता चलता है कि यूएस इकोनॉमी बहुत शक्तिशाली हो गई है और ज़बरदस्त रिकवरी हो रही है वहाँ पे। और इसके वजह से ये जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है इट कैन बी टेपर्ड। वो टेपरिंग कल से शुरू होगी मेरे ख्याल में, और मेरे ख्याल में $85 बिलियन ऑफ मंथली परचेसेस जो थे उससे कम होके करीब 70 बिलियन पे आ जाएगी। और एक रोड मैप भी फेड की जो मेंबर्स हैं एफओएमसी देंगे ताकि यहाँ से अगले 9 महीने में कैसे तरह ये कम करेंगे अपने क्वांटिटेटिव ईजिंग। और क्वांटिटेटिव ईजिंग की अंत आएगी अगले साल की बीच में, मिड टू 2014 जून महीने के बाद बिल्कुल क्वांटिटेटिव ईजिंग ख़त्म हो जाएगी। ये आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द आउटकम। और ये साफ साफ आई थिंक इट्स वेरी क्लियर दिस इज़ गोइंग टू बी द आउटकम, बिकॉज बर्नांके ने जो कहा था May 22 को, everything has panned out almost precisely as he forecast. He forecast that inflation would ease off. He said it was transitory, and it has proven to be transitory. He has said that the economy has sufficient underlying strength to justify a tapering of quantitative easing, and so that is what is going to happen. डेफिनेटली काफ़ी सारा डेटा पॉजिटिव आया है, लेकिन लेटेस्ट जो डेटा, जॉबलेस डेटा आया है, वो 4.5 इयर्स के लो पर पहुंचा है, जिस स्पीड से वहां पर जॉब जनरेशन हो रहा है। मिस्टर भरत, कुछ नेसेयर्स ये भी कह रहे हैं कि शायद इस मीटिंग में फेड कोई डिसीजन नहीं ले, शायद वो एक आउटलुक दे दे आगे किस तरह से वो टेपर करेंगे, लेकिन शायद वो इस मीटिंग में ना हो। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप मिस्टर बासु से ज़्यादा साथ चलना चाहेंगे? मिस्टर बासु के जी, फिलहाल तो जो पीके कह रहे हैं मैं उनकी बातों से इत्तेफाक जरूर रखता हूं। और जहां तक बाजार का भी सवाल है, जो भावों में जो डिस्काउंटेड है वो 10 से 15 बिलियन डॉलर तक की टेपरिंग डिस्काउंटेड है। तो पीके ने कहा 70 बिलियन, तो 75 बिलियन से 70 बिलियन का जो नंबर है वो बाजार में आज की तारीख में डिस्काउंटेड है। तो अगर फेड जो है टेपरिंग करता ही नहीं है तो ये पॉजिटिव सरप्राइज होगा, और या टेपरिंग को अगर वो 20 बिलियन या उससे ज्यादा का करता है तो ये नेगेटिव सरप्राइज होगा। 10 से 15 मिलियन की जो कटौती है वो बाजार ने डिस्काउंट किया हुआ है। बर्नांके साहब ने पहले कहा है कि उनका जो टारगेट है अनएम्प्लॉयमेंट का वो 6.5% है। आज की तारीख में शायद ये 7.3% है, तो कोई खास दूर नहीं है उनके टारगेट से। और मुझे लगता है कि जनवरी में ऑफिस छोड़ने से पहले वो ये जरूर चाहेंगे कि ये जो टेपरिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू करके जाएं, ताकि जैसे पीके ने कहा ये 9 से 12 महीने के टाइम फ्रेम में ये टेपरिंग जो है ये बिल्कुल खत्म हो जाए। क्योंकि अगर आप यूएस की स्थिति देखेंगे
तो जो हाउसिंग प्राइसेस हैं वो 12% से अप्रिशिएट हो चुकी हैं ये साल। जैसे मैंने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स भी, जैसे आपने भी जिक्र किया, इसका कम है। थोड़े बहुत इस आंकड़े में थोड़ी बहुत फजिंग है, लेकिन मोटे तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। केवल जो पिछले हफ्ते रिटेल सेल्स का नंबर आया है वो इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मेरा ये मानना है कि ये जो टेपरिंग का काम है वो इस पॉलिसी अनाउंसमेंट से शुरू हो जाएगा, और मेरा ये मानना है कि ये 10 या 15 बिलियन डॉलर की कटौती से ये टेपरिंग शुरू होगा। ऑलराइट, तो आप दोनों ये मान रहे हैं कि टेपरिंग शुरू डेफिनेटली होगी। अब इसका दो सिनेरियोज हैं जो कि निकल सकते हैं। एक तो ये कि जैसा आप दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 से 15 बिलियन डॉलर की टेपरिंग हो, या फिर उससे ज़्यादा। 10 से 15 अगर बिलियन डॉलर पर मंथ की वो टेपरिंग करते हैं मिस्टर बासु, तो आपको लगता है भारतीय बाजार स्टेबल रहेंगे और आगे कुछ खास असर नहीं देखने को मिलेगा उसका, चाहे भले ही फेड आगे का एक डायरेक्शन दे दे कि आगे वो किस तरह से कितनी जल्दी टेपरिंग पूरी वापस लेते हैं, लेकिन अगर इमीडिएटली वो इतना ज़्यादा बड़ा स्टेप नहीं लेते तो फिर वो भारतीय इकोनॉमी, भारतीय बाजारों के लिए स्टेबिलिटी लेकर आएगा? देखिए, भारतीय बाज़ार में जो असर पड़ रही है अब वो अपने वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखिए जो इन्फ्लेशन रेट हैं 6.1% WPI इन्फ्लेशन, और इससे भी ज़्यादा जो खाद्य की जो प्राइसेस हैं, इन्फ्लेशन, फूड प्राइसेस की इन्फ्लेशन वो 18.2% पे पहुंच गई है। तो ये जो हैं, the Indian economy is really suffering from its own internal problems at the moment. The fact that quantitative easing is going to be tapered is an additional burden on the Indian economy, but the major burden is the fact that there is a twin deficit that is being only slightly addressed. At least on the current account side, I think there's slight improvement with the export performance in the last 2 months. But the main challenge for the Indian economy is domestic rather than external. If India can get its domestic house in order, then India will suffer less from the impact of quantitative easing. पर ये सही है कि सिर्फ और 9 महीना है quantitative easing की. At the end of this 9-month period, quantitative easing will end entirely, and at some point soon thereafter, the US is going to start raising interest rates. So the global liquidity environment has been very favorable for the last 1 year, since quantitative easing started exactly a year and 4 days ago, the third round of quantitative easing. वो अब उसकी अंत आ रही है, और जो सारे विश्व की जो इकोनॉमीज़ हैं सबको they have to prepare to take the right steps to ensure that they are shielded from the negative impact of the withdrawal of quantitative easing. ऑलराइट मिस्टर बासु और मिस्टर भरत, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद समझने की कोशिश करेंगे किस तरह का इफेक्ट पड़ सकता है FII इनफ्लोज पर, स्पेशली जैसा मिस्टर बासु कह रहे थे कि इंडिया अपने ही प्रॉब्लम से डील कर रहा है, उसके बाद एक एडिशनल प्रॉब्लम यहाँ पर QE टेपरिंग की वजह से आ सकती है, जिसके 2 इम्पैक्ट हैं, एक तो सेंटिमेंटल है और एक ऑब्वियसली लिक्विडिटी का भी है। समझेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि फेड की बैठक के बाद अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है उसका कितना असर भारतीय इकोनॉमी, भारतीय बाजार पर पड़ सकता है। हमारे साथ सिंगापुर से realeconomics.com के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट PK बासु हैं और एडवेंट एडवाइजर्स के MD KR भरत। मिस्टर भरत, क्या आपको लगता है जिस तरह से टेपरिंग की बात हुई है, पिछले कुछ दिनों में FII इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे हैं भारतीय बाज़ारों के लिए, अगर टेपरिंग होती है, जैसा मैं पहले भी कह रही थी, एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है और एक ऑब्वियसली लिक्विडिटी का इम्पैक्ट है, दोनों से ही क्या आपको लगता है FIIs का मोह थोड़ा और भंग हो सकता है भारत के लिए?
देखिए, आपके सवाल के दो तीन पहलू हैं, तो उन सब में मैं थोड़ा नजर डालने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो ये है कि ये जो टेपरिंग या जिस टेपरिंग का हम इंतजार कर रहे हैं अगले एक दो दिनों में, ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब अचानक कहीं से आया है। इसकी चर्चा जो है काफी समय से हो रही है और जो हमारे रेगुलेटर्स हैं उनको भी ये साफ ज्ञात होगा या होना चाहिए कि ये जो टेपरिंग है ये आज नहीं तो कल होना ही था। तो मेरे ख्याल से हमारे पास अभी 6 या 7 महीने का समय है अपने अंदरूनी प्रॉब्लम्स को सुधारने का। मैं 6-7 महीने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 6 या 7 महीने में जो आपके इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो लागू हो जाएंगे और उसके बाद आप कुछ खास ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे एक पॉलिसी फ्रंट की तरफ से। तो आपके पास 6 या 7 महीने हैं जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। जहां तक आपके सेंटिमेंट और ये दूसरे सवाल का वो है, सेंटिमेंट तो इफेक्ट होगा ही क्योंकि अभी तक तो केवल टेपरिंग की बात हो रही थी, टेपरिंग अभी तक शुरू हुआ नहीं था। हो सकता है कि जो शुरुआत है वो अब अगले 2 दिन में इसकी अनाउंसमेंट आ जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा बाजार ने 10 या 15 बिलियन पर मंथ की टेपरिंग को डिस्काउंट कर लिया है और अगर इससे ज्यादा नहीं होता तो इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इंपैक्ट ऑलरेडी पड़ चुका है। रुपी का मूवमेंट थोड़ा एक्सेसिव था, वो एक्सेसिव मूवमेंट भी अभी करेक्ट हो चुका है और मेरे ख्याल से रुपी अपने फेयर वैल्यू के करीब या निकट आ चुका है। और जहां तक एक्चुअल इंपैक्ट है, एक्चुअल इंपैक्ट पड़ेगा। पहले अनाउंसमेंट के बाद शायद ना पड़े, लेकिन अगले 9 महीने या 10 महीने में टेपरिंग खत्म होने वाला है और ये जो बात है ये कोई राज की बात नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है, ये हमारे रेगुलेटर्स भी जानते हैं। तो जैसा मैंने कहा हमारे पास अभी 6 या 7 महीने का वक्त है कॉन्क्रीट पॉलिसी एक्शन लेने का, डोमेस्टिक सिचुएशन को सुधारने का। मैं इस बात से भी सहमत और संकट काफी हैं हमारे सामने। इन्फ्लेशन का संकट हमारे सामने है, करंट अकाउंट डेफिसिट का संकट हमारे सामने और इससे कहीं ज्यादा फिस्कल जो प्रॉब्लम्स हैं हिंदुस्तान की वो काफी चर्चित हैं। सब लोग बात कर चुके हैं, आप भी बात कर चुके हैं, मैं भी आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूं। तो ये 6 या 7 महीने का समय है। पैनिक जो है वो अब नहीं आएगा, लेकिन अगर हम कुछ करते नहीं हैं तो पैनिक जो है ये 4-5 महीने के बाद आएगा। ओके, सो पैनिक शायद अभी नहीं आए, लेकिन मिस्टर बासु 2 सवाल आपसे यहाँ पर। एक तो क्या लाइक्लीहुड है कि वो फेडरल रिजर्व टेपरिंग $20 बिलियन पर मंथ से ज्यादा की करे, और दूसरा रुपए पर क्या इंपैक्ट देखते हैं आप इसका? देखिए, रुपये के उतना इम्पैक्ट नहीं होगी, पर इसके बाद हमारे आरबीआई की मीटिंग भी है इस शुक्रवार को। उस पे बहुत नज़र डालना पड़ेगी क्योंकि रघुराम राजन आरबीआई की गवर्नर होने के बाद ये पहला उनका स्टेटमेंट आएगी। एंड आई थिंक द मार्केट्स विल फोकस ऑन दैट बिकॉज we have perhaps the most savvy financial player globally as the RBI governor. तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही this is a matter of great help to India that we are fortunate enough to have a really top-notch global financial guru as our RBI governor. Or if anybody can deal with this situation, it is him. Unfortunately, only a few things are within his control: regulating the financial system, monetary policy, and issuing bank licenses. These are very important features that will ensure that the worst outcomes do not occur, because they are directly under the grasp of one of the world's leading financial regulators. But the major problem is that a few things are outside his control. The current account deficit, जो मेरा दोस्त भरत ने अभी कहा, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये संकटें बहुत हैं। इन्फ्लेशन के एक संकट है, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज कि सीपीआई इन्फ्लेशन अभी भी 10% की करीब अभी भी है और ये बहुत ऊंची है और इसको नीचे लाना has to be the main focus of monetary policy as well as other policies. Things like the food security bill are actually probably contributing to food inflation even more. So it is important to deal with these other problems that are outside. Some of them are outside
the control of the RBI, some within it. But All right. these are the issues that will really determine the market's reaction to ओके to तो tapering ना of- सिर्फ फेडरल of, रिजर्व की बैठक QE. इम्पोर्टेंट है बल्कि डेफिनेटली हमारा खुद का आरबीआई क्या डिसीजन लेता है, क्या कमेंट्री देता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन कुछ और पहलू हैं इसके जिसके बारे में चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बेन बेर्नार्ड के साथ सितंबर 17 को बैठक करने जा रहे हैं, जिसके बाद वो ये डिसीजन लेंगे कि क्यूई टेपरिंग किस स्पीड से होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए और उसका कितना असर भारतीय बाजार पर पड़ सकता है, इमर्जिंग मार्केट पर पड़ सकता है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ सिंगापुर के realeconomics.com के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट पीके बासु और एडवेंट एडवाइजर्स के एमडी KR भरत हैं। मिस्टर भरत, आपसे एक सवाल, यहाँ पर डेफिनेटली आपने कहा भारतीय प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या लगता है FII इनफ्लोज पर क्या असर पड़ सकता है, कंसिडरिंग RBI की बैठक भी 20 तारीख को हो जाएगी? क्या उम्मीद कर रहे हैं आप RBI की बैठक से और उसके बाद FII इनफ्लोज किस तरह के हो सकते हैं भारतीय बाजारों के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो फेड की मीटिंग है, इसमें जो सबसे मुख्य चीज है वो बेन बर्नांके का टोन जो है, और वो मुझे लगता है कि हॉकिश नहीं होगा बल्कि डविश होगा, क्योंकि बर्नांके नहीं चाहेंगे कि बाजारों को वो स्पूक करें या डराएं। तो और बाजार, जैसे मैंने कहा, बाजारों ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है कि 10 या 15 बिलियन के बीच में ये टेपरिंग होगा। तो अगर टेपरिंग इससे ज्यादा नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि या तो रुपए पे और या तो फ्लोज पे कुछ खास असर पड़ेगा। असर अगर पड़ेगा वो अगले 3 या 4 महीने पे पड़ेगा, और वो असर पड़ेगा, ये इस पे डिपेंड होगा कि हम लोग अपनी तरफ से पॉलिसी इनिशिएटिव क्या लेते हैं। और जैसे पहले इसका जिक्र हो चुका है, मैं बहुत ही बुलिश हूं अपने आरबीआई के स्टांस पे, क्योंकि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो बिल्कुल सही टाइम पे सही आदमी है वहां पे। जहां मुझे थोड़ा बहुत वरी है वो ये है कि भाई दिल्ली से क्या होगा, क्योंकि जो फिस्कल पॉलिसी है वो दिल्ली तय करती है और बॉम्बे में सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला होता है। जी, डेफिनेटली फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा कम हुआ है, इन्फ्लेशन अभी भी आगे बढ़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा है, और वो भी उस पर भी सवाल उठने लग गए हैं, जो कि थोड़े कंफर्टिंग फिगर्स आते हैं उन पर भी सवाल उठता है। मिस्टर बासु, ऐसे में आपको क्या लगता है आरबीआई क्या कर सकता है और उसके बाद भारतीय बाजार का क्या रुख होगा? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इस FOMC मीटिंग के बाद ज़्यादा असर नहीं पड़ेगी मार्केट पे, पर अगले 2-3 महीने में अगर हमारे फिस्कल डेफिसिट पे कोई कंट्रोल नहीं आए तो मुश्किल पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो फूड इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम्स अभी भी हो रही हैं, वो दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट कंसर्न फॉर द RBI. It leaves absolutely no room for the RBI to ease policy at all. If anything, the RBI will be under pressure in the next meeting, 6 weeks from now, to even consider a slight tightening of monetary conditions if inflation does not ease off. And the problem with inflation really is partly fiscal, because we have the impact of high food inflation, which has already averaged about 12% over the last 4 years since the start of UPA2. And during this period, we've had a persistence of very high food inflation. CPI inflation consequently is high. And the reason why Indians are choosing to shift out of deposits and into gold is primarily because the real interest rate on deposits is negative at the moment. So it all ultimately boils down to trying to keep inflation under control, and particularly food inflation. If that is done, then a lot of the other problems go away. Unfortunately, we are in election season, and during this phase, fiscal policy will be populist. जी, मिस्टर बासु एंड मिस्टर भरत, बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो भारतीय बाजारों के लिए शायद फेड अगर करीब 10 से 15 बिलियन डॉलर की टेपरिंग करता है तो वो इतना ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा चिंता का विषय अगले 3-4 महीने में भारतीय सरकार, भारतीय सिचुएशन किस तरह से उभरती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और आरबीआई के ऊपर आगे और प्रेशर पड़ सकता है इंटरेस्ट रेट्स
बढ़ाने के लिए। अगर ऐसा होता है तो वो डेफिनेटली बाजार के लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए CNBC आवाज।